डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। और आज हम भारत के भविष्य को आकार देने वाली एक ऐसी ही अहम नीति की पड़ताल कर रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020। इसे आए हुए अब लगभग 5 साल हो गए हैं। हमारी ये जो बातचीत है ये द प्रिंट में छपे एक रिव्यू आर्टिकल पर आधारित है। कोशिश रहेगी कि एनईपी 2020 के जो बड़े बड़े वादे थे और जमीन पर जो हो रहा है उसकी तस्वीर कुछ साफ हो सके। ये विश्लेषण खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, आप जानते हैं, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से अहम हो सकता है। और हाँ, उन सभी के लिए भी जो देश की शिक्षा में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसके मुख्य लक्ष्यों की। क्या था इसका इरादा? तो शिक्षा को मॉडर्न बनाना, भारतीय मूल्यों से जोड़ना, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मतलब एफएलएन उस पर जोर देना, मल्टीडिसिप्लिनरी पढ़ाई, प्रैक्टिकल लर्निंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हाँ, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना, साथ ही रिसर्च, वोकेशनल ट्रेनिंग, मातृभाषा में पढ़ाई और भारत को एक ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने का भी लक्ष्य था। सुनने में तो ये मतलब बहुत बढ़िया लगता है ना? हाँ बिल्कुल, इरादे तो बहुत बड़े और अच्छे थे, लेकिन द प्रिंट का लेख यही बताता है कि जमीन पर इसे लागू करने की जो रफ्तार है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। मतलब राज्यों में, अलग अलग इलाकों में, संस्थानों में काफी फर्क है। एक बड़ी चीज देखिए, पूरे हायर एजुकेशन के लिए एक रेगुलेटर HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने की बात थी। वो बिल तक कभी फाइनल नहीं हुआ है। शिक्षाविद मीता सेन गुप्ता ने इसी बारे में एक अहम बात कही थी कि हमारे जैसे देश में, जहां हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के आदी हैं, वहां ये अकादमिक स्वतंत्रता, थोड़ी खुली सोच, ये विचार ही अपने आप में नया और शायद अस्थिर करने वाला लगता है। तो ये HECI का अटकना शायद इसी सोच का नतीजा हो सकता है। हाँ, ये तो है। और विवाद भी तो कम नहीं रहे शुरू से। जैसे वो त्रिभाषा फॉर्मूला, तमिलनाडु जैसे राज्यों को लगा कि भाई ये तो हिंदी थोपने की कोशिश है। हालांकि पॉलिसी साफ कहती है कि कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये फॉर्मूला तो 1968 से चला आ रहा है, पर विवाद फिर से खड़ा हो गया। फिर वो पीएम श्री योजना आई स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए, मगर उसमें शर्त लगा दी कि राज्य एनईपी लागू करे तभी फायदा मिलेगा। इसी चक्कर में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्य पीछे हट गए और उनका समग्र शिक्षा अभियान SSA का फंड भी रुक गया। हाँ, हालांकि बाद में दिल्ली, पंजाब जैसे कुछ राज्य मान गए और उन्होंने MOU साइन किया। पर यह दिखाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाना कितना जरूरी और कितना मुश्किल भी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रशासनिक दिक्कतें नहीं हैं, पढ़ाई के कंटेंट और ढांचे में भी बड़े बदलाव की बात है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF है, वो शिक्षा के वे उपनिवेशीकरण की बात करता है। मतलब सिलेबस को ज्यादा भारतीय बनाना। इसी के तहत नई किताबों में आप देखेंगे सिंधु सरस्वती सभ्यता का जिक्र, भारत शब्द का ज्यादा इस्तेमाल, मुगलों या दिल्ली सल्तनत पर कम ध्यान, मराठों पर ज्यादा फोकस, भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS, संस्कृत के शब्द, ये सब दिख रहा है। लेख बताता है कि कुछ एक्सपर्ट्स इसे खास विचारधारा थोपना मान रहे हैं, जबकि NCERT का कहना है कि नहीं, ये इतिहास को सही नजरिए से पेश करने की कोशिश है। अच्छा, और वो स्कूल का ढांचा भी तो बदला है, 10+2 वाला। हाँ, अब वो 5+3+3+4 वाला सिस्टम है, जिसमें शुरू के 5 साल मतलब 3 से 8 साल की उम्र तक खेल खेल में पढ़ाई यानी ECCE और FLN पर बहुत जोर है। इसके लिए निपुण भारत मिशन और वो जादुई पिटारा जैसी पहले भी शुरू की गई हैं। तो ये जो बुनियादी शिक्षा है FLN, इसमें कुछ सुधार दिख भी रहा है क्या जमीन पर? हाँ, देखिए एसर 2024 और पारक के सर्वे कुछ पॉजिटिव संकेत तो दे रहे हैं। बच्चों के पढ़ने और बेसिक गणित के स्किल्स में थोड़ा सुधार दिख रहा है और माना जा रहा है कि इसमें निपुण भारत का रोल है। ये अच्छी बात है, लेकिन वही लेख ये भी साफ करता है कि सरकारी स्कूलों में इसे ठीक से लागू करना अब भी बड़ी चुनौती है। टीचरों की कमी है, रिसोर्स नहीं है, डिजिटल डिवाइड है। जैसे दीक्षा पोर्टल तो बना दिया, पर कितने स्कूल सही में उसका फायदा उठा पा रहे हैं, ये सवाल है। और वो कक्षा 1 में एडमिशन की उम्र 6 साल करने में भी स्कूलों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि उसके लिए अलग क्लासरूम चाहिए, स्टाफ चाहिए। मतलब सुधार अभी क्लासरूम तक पहुंचने में संघर्ष कर रहा है। सही कहा। और इम्तिहान, वो रट्टा मारने वाली पढ़ाई खत्म करने की बात थी। बिल्कुल।
अब जोर जो है वो सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट पर है। इसके लिए परख नाम का एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बना है और बच्चों के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC लाया गया है। ये HPC डिजिटल है और करीब 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे अपना भी रहे हैं। पर फिर वही मुश्किल, सरकारी स्कूलों में इसे लेकर जागरूकता और डिजिटल तैयारी दोनों काम है। उधर CBSE सोच रहा है कि 2026 से 10वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। ओह, 2 बार। हाँ, इरादा तो अच्छा है कि बच्चों का स्ट्रेस कम हो, पर चिंता ये है कि इससे स्कूलों पर डबल बोझ पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे साधन वाले स्कूल और कम साधन वाले स्कूलों के बीच का अंतर और बढ़ जाए। ये भी एक पहलू है। अच्छा, हायर एजुकेशन में क्या बड़े बदलाव हैं? वो 4 साल की डिग्री और CUET। जी हाँ, अब 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम आ गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि बीच में छोड़ने या दोबारा ज्वाइन करने का ऑप्शन है, जिसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट कहते हैं। 1 साल पूरा किया तो सर्टिफिकेट, 2 पर डिप्लोमा, 3 पर डिग्री और 4 साल पर ऑनर्स या रिसर्च डिग्री मिलेगी। MPhil को ख़त्म कर दिया गया है और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC है और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF भी। इनके जरिए अलग अलग तरह की पढ़ाई, जैसे कोई स्किल ट्रेनिंग भी की है तो उसके क्रेडिट भी जुड़ सकेंगे। अच्छा, क्रेडिट सिस्टम। हाँ, और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET लाया गया। मकसद था कि अलग अलग बोर्ड के बच्चों को बराबर मौका मिले और उन्हें ढेर सारे एंट्रेंस एग्जाम न देने पड़े। लेकिन CUET को लेके भी तो काफी बहस हुई थी शुरू में, और ये 4 साल की डिग्री वाली बात पर भी कुछ चिंताएं थीं। हाँ बिल्कुल, CUET से पहुंच तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, पर शुरू में तकनीकी दिक्कतें काफ़ी आईं। कुछ यूनिवर्सिटी फैकल्टी की ये भी चिंता है कि जो कोर्स कम पॉपुलर हैं उनमें सीटें खाली रह जा रही हैं, और कोर्स में जो वैल्यू एडेड कोर्स जोड़े गए हैं जैसे योग, वैदिक गणित वगैरह, उस पर भी सवाल उठे कि कहीं इनसे मेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कमज़ोर तो नहीं हो रही। और हाँ, 4 साल की डिग्री के बाद अगर अच्छा CGPA है तो सीधे PhD में एडमिशन की बात पर भी बहस है। मतलब मास्टर डिग्री के बिना? हाँ, चिंता यह है कि क्या इससे रिसर्च की क्वालिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि मास्टर डिग्री या MPhil में जो गहराई आती है वो शायद ना मिले। हालांकि पूर्व UGC चेयरमैन का तर्क था कि 4 साल का प्रोग्राम अपने आप में काफी गहरा है और ये चिंताएं बेबुनियाद हैं। समझ गया। और एक आखिरी बात, दुनिया में भारत की शिक्षा का क्या स्टेटस है? वो विश्व गुरु बनने का लक्ष्य? हाँ, उस दिशा में भी कुछ कदम उठाए गए हैं। जैसे IIT मद्रास ने ज़ांजीबार में कैंपस खोला है, IIT दिल्ली ने अबू धाबी में। दूसरी तरफ विदेशी यूनिवर्सिटीज़ भी भारत आ रही हैं। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन, लिवरपूल, ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी, ये सब या तो कैंपस खोल चुकी हैं या खोलने वाली हैं। जी। जॉइंट डिग्री, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स भी बढ़ रहे हैं। तो कोशिश है कि भारतीय छात्र बाहर जाएं और बाहर के छात्र भारत आएं। तो कुल मिलाकर अगर द प्रिंट के विश्लेषण को देखें तो NEP 2020 एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है। कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, खासकर बुनियादी शिक्षा मतलब FLN में, लेकिन इसे पूरी तरह लागू करना एक बेहद जटिल, कॉम्प्लेक्स काम है। राज्यों के बीच काफी असमानता है, पैसों की कमी एक बड़ी चुनौती है और कुछ बदलावों पर वैचारिक मतभेद भी हैं। तो ये एक धीमी और चुनौतियों से भरी यात्रा है, अभी तक तो यही लगता है। बिल्कुल। तो ये थी NEP 2020 पर हमारी खास पड़ताल द प्रिंट के लेख के नजरिए से। उम्मीद है आपको ये बातचीत जानकारी भरी लगी होगी, खासकर अगर आप UPSC या किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बस एक जागरूक नागरिक के तौर पर शिक्षा व्यवस्था को समझना चाहते हैं। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई सवाल हों, कोई विचार हों तो नीचे कॉमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश में जहां शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है, वहां एक राष्ट्रीय नीति के बड़े विजन और राज्यों की अपनी जरूरतों, उनकी क्षमताओं और उनकी स्वायत्तता के बीच वो सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, ताकि अच्छी नीतियां सिर्फ कागज पर ना रह जाएं, बल्कि सच में जमीन पर उतरें और लंबे समय तक फायदा दें। सोचिएगा जरूर।